So students, today we are going to discuss another very important topics that is a teratogens. ठीक है. So पहले हम teratogens को पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एक और एमएलई के हिसाब से जो एमएलई में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो आपका फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और दूसरा हमारे पास है न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम. ठीक है, इन दोनों में से अक्सर स्टेप 1 के अंदर एमसीक्यूज आते हैं. बाकी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा, चूंकि प्रीवियस जो क्लास है उसमें पहला लेक्चर हमारा इसके ऊपर हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था. उसमें हमने एम्ब्रोलॉजी को डिस्कस किया था, बिल्कुल हम बेसिक से आए थे. और मैंने आपको फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, उसके बाद फोर्थ वीक और 8 वीक तक ना डेवलपमेंट पढ़ाई थी. सो वो पढ़ाने के बाद काफी डिटेल के अंदर फिर हमने जो हमारी डिफरेंट ट्राइलेमिनार लेयर्स थी वो कौन कौन से आगे जाके ऑर्गन्स की सिंथेसिस करवाती हैं, टिश्यूज या हमारे पास सेल्स की सिंथेसिस होती है, फिर उनको हमने काफी डिटेल में देखा था. और मैंने आपको बताया था डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर इनमें से आपको एमसीक्यूज आता है. और आपको एमएलई के अंदर जो यूवर्ल्ड है या जो एमबीएम एग्जाम है वहां पे आपको ये सरफेस एक्टोडर्म से क्या बनता है, न्यूरोथ्रेड सेल से क्या बनता है, एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है. सो ये वो चीजें जो आप लोगों को फिंगर टिप से याद होनी चाहिए. मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ, अगर बच्चे को पहले चार जो सिस्टम एंडोक्राइन, सीवीएस, रिस्पिरेटरी, रीनल, उसकी रिलेशंस आते हैं और उसके बाद उसने ये मतलब ये जो जो टॉपिक्स आपको मैं साथ बताता हूँ कि भाई इसको यहाँ से आप लोगों ने मेमोराइज करना है और इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ करते जाओ, इंशाल्लाह आपके लिए स्टेप 1 भी मुश्किल नहीं होगा. उसके बाद बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राटोजेंस. सबसे पहले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कितना है बच्चों, आपके एनआर एग्जाम के हिसाब से इसमें से एक एमसीक्यूज आपको आना है, आपके एमबीएम एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों का एफसीपीएस पार्ट 1 के अंदर इसमें से एमसीक्यूज आते हैं. जो लोग आगे ऑप्स या गायनी के अंदर या मेडिसिन का एग्जाम देना, सर्जरी में तो नहीं चलो इतना आता, मेडिसिन या जो फैमिली ये इसका ऑप्स एंड गायनी का एग्जाम देना एफसीपीएस पार्ट 1 का, उनको ये ट्राटोजन से वास्ता पड़ेगा. सो तभी आपने याद करने तो उससे बेहतर है कि आप यहीं पर याद करो. ठीक है, सो टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि ट्राटोजेंस आप ऑप्स गाइन देख लो, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो, इवन दो समटाइम इसको पीड्स में भी ऐड करके ना इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. इसको इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, क्या उनके ट्राटोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं. और ये भी वो वाला पेज है, यही वो वाला टॉपिक्स है जो बच्चों आपको फिंगर टिप्स याद होना चाहिए. कोई आपसे पूछे हाँ जी एसी इनहिबिटर्स क्या करती हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करती हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करती हैं, डाइथाइलमेस्ट्रोल क्या करती है, सो मेथिमाजोल क्या करती है, लिथियम क्या करती है. इवन दो यहाँ पर उन्होंने कॉमन कॉमन लिखी हुई है. जब आप लोग यूवर्ल्ड को करोगे तो उसमें थोड़ी और ज्यादा एलिब्रेशन है, थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रैटोजेंस उन्होंने लिखे हुए हैं, बट 80 to 90% यही ट्रैटोजेंस है जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले ट्रैटोजेंस होते क्या हैं बच्चों, ट्रैटोजेंस हम कहते हैं वो तमाम सब्सटेंसेस जो प्रेगनेंसी के दौरान या फर्स्ट 2 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल इनटेक करती हैं, और इनटेक करने के बाद वो बच्चे की एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस को जाके इफेक्ट करता है, इसको हम ट्रैटोजेंस कहते हैं. क्या कहा जाता है, ट्रैटोजेंस वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो फीमेल अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनटेक करती है और वो जाके बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्गन्स की सिंथेसिस होती है वो पहले 2 मंथ्स के अंदर होती है, वो पहले 8 वीक्स के अंदर होती है. सो अगर ट्रैटोजेनिक कोई इस तरह की ड्रग फीमेल लेती है तो वो उस बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस इफेक्ट होगी. अब कौन सी सब्सटेंसेस कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगी वो 1 बाय 1 हम आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले लिखते हैं जी मोस्ट ससेप्टेबल ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस. मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि कुछ जो मैं अक्सर ड्रग्स का हम जिक्र करते हैं वो हम अवॉइड करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमारे ऑर्गन्स की बच्चे की जो फीटस है उसके ऑर्गन्स की सिंथेसिस हो रही होती है. तो अगर आप कोई सब्सटेंस दोगे, कोई उसके लिम्स को इफेक्ट कर रहा होगा, कोई उसकी किडनी को कर रहा होगा, कोई उसके न्यूरल ट्यूब को कर रहा होगा, कोई उसके ब्रेन की सिंथेसिस को कर रहा होगा, कोई उसके लंग्स को कर रहा होगा इफेक्ट, कोई उसके जीआई की ट्रैक की ऑर्गेनोजेनेसिस को इफेक्ट कर रहा होगा. ठीक है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा आपका सेंसिटिव होता है. उसके बाद आते हैं भाई इन एम्ब्रियोनिक पीरियड. हमारे पास वही जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है कौन सा बच्चों, फर्स्ट 8 वीक्स. इसको काइंडली अगर आपके एग्जाम्स के अंदर वो सम टाइम 2 मंथ्स लिख देते हैं तो 2 मंथ्स भी अगर आप लोग काउंट करो तो हमारे वो 8 वीक्स ही बनते हैं. ठीक है जी. जैसे एमएलई के अंदर वीक्स के हिसाब से लिखा जाता है, अगर एनआरई की बात की जाए या पाकिस्तान के एग्जाम्स की बात की जाए तो उसमें मोस्टली मंथ्स का जिक्र करते हैं. ठीक है.
इसके बाद आते हैं बच्चों बिफोर इम्प्लांटेशन ऑल और नन इफेक्ट। अब देखें ये ऑल और नन इफेक्ट क्या होता है कि इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है जी, फर्स्ट वीक। मैंने आपको लास्ट टाइम हमने इम्प्लांटेशन भी की थी। सो इम्प्लांटेशन हमारे पास 5 या 6 डे के ऊपर जाकर होती है। फर्स्ट वीक के फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना, फर्स्ट वीक के 5 या 6 डे के ऊपर जाके इम्प्लांटेशन होती है। जब आपका जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो नीचे आके यूट्रस के साथ या प्लेसेंटा के जरिए अटैच होता है यूट्रस के साथ। सो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सो अगर कोई फीमेल फर्स्ट वीक के अंदर कोई सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करी ना, सो उसकी वजह से ऑल और नन इफेक्ट हो सकता है। बच्चे ऑल और नन इफेक्ट का क्या मतलब हो सकता है कि भाई यहाँ तो मिसकैरेज हो जाएगा, कि कोई भी जो मतलब ऑर्गन है या जो कोई भी फीटस का पार्ट है ना, वो बॉडी में रहता है। ये ऑल और नन इफेक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप कोई सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हो, उसका फर्स्ट वीक के अंदर ये इफेक्ट हो सकता है कि या तो वो मिसकैरेज करवा दे, या दूसरे नंबर वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। ऑल और नन, ऑल का मतलब है कि भाई वो सब पूरे फीटस को इफेक्ट कर देती है। नन का मतलब क्या है कि भाई वो किसी को भी इफेक्ट नहीं कर रही। ये फर्स्ट वीक का हम बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक अगर कोई सब्सटेंस इस्तेमाल कर रही है ना फीमेल, तो फर्स्ट वीक के अंदर उसको ये हो सकता है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ वीक के अंदर या फिफ्थ वीक के अंदर वो तो उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस इफेक्ट होती है। फर्स्ट इफेक्ट फर्स्ट वीक के अंदर ऑल और नन इफेक्ट आपने याद रखना है। अब जो ज्यादातर मिस कैरेजेस होते हैं वो भी आपके पास फर्स्ट वीक के अंदर ही हो जाते हैं, फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज फीमेल डाई इथाइलबिस्टोल का इस्तेमाल करिए, उसको फर्स्ट वीक के अंदर क्या हो गया, मिस कैरेज हो गया। सो ये उसका ऑल इफेक्ट है। दूसरे पर फीमेल लेट्स सपोज डाई इथाइलबिस्टोल ही इस्तेमाल करिए, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसको हम कहेंगे नन इफेक्ट है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो हर फीमेल का अपनी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होती है कि वो उस सब्सटेंस के हिसाब से कितना उसका ट्राटोजेनिक इफेक्ट आता है। अब मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास एक बाइपोलर डिसऑर्डर की फीमेल है, ये क्या है, एक बाइपोलर डिसऑर्डर की फीमेल है जिसके लिए हम मूड स्टेबलाइजर देते हैं, ठीक है। और मूड स्टेबलाइजर में जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी लिथियम होती है। अब अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, सो साथ उसको बाइपोलर भी है, अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या वो फीमेल लिथियम का जो यूटिलाइजेशन है उसको कंटिन्यू रखेगी या वो विड्रॉ करवा देगी। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फीमेल बाइपोलर वाली है, वो लिथियम का इस्तेमाल कर रही है, ऊपर से हमारे पास वो प्रेग्नेंट हो गई है, और प्रेगनेंसी के दौरान अब वो लिथियम कंटिन्यू रखनी चाहिए उसको या विड्रॉ कर देनी चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए। अब मैं आप लोगों का आंसर कमेंट्स तो नहीं देख रहा, बट होप सकता है काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया हो। तो इसका आंसर ये है कि जी लिथियम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखते हैं। लिथियम प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखते हैं। मैंने आपको साइकेट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसका मैंने आपको डिटेल्ड आंसर भी बताया था। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इलेबरेट कर देता हूँ कि वो प्रेगनेंसी में हम लिथियम क्यों कंटिन्यू रखते हैं। देखें, अगर आप लिथियम को विड्रॉ कर दोगे तो 110% उस फीमेल को बाइपोलर जो डिसऑर्डर वो रीअपियर होगा, रिलैप्स हो जाएंगे उसकी सिम्टम। ये तो हमें पता है भाई 110% होगा कि अगर मैं लिथियम देने से बाइपोलर की सिम्टम्स कंट्रोल में है, तो मैं प्रेगनेंसी में अगर लिथियम छोड़ूंगा तो उसको दोबारा बाइपोलर की सिम्टम्स आ जाएंगी। और बाइपोलर की सिम्टम्स क्या है, डिप्रेशन या मानिया। तो अगर उसका डिप्रेशन वाली फेज चल रही होगी फीमेल की, तो डिप्रेशन में आपको क्या आती हैं, सुसाइडल थॉट्स। सो उन सुसाइडल थॉट्स की वजह से हो सकता है फीमेल खुद सुसाइड कर ले या अपने बच्चे को मतलब कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दे। सो लिथियम को विड्रॉ करने का ये इफेक्ट आ रहा है, तो वही वो सुसाइडल थॉट्स या वो मतलब बच्चे को हो सकता है वो बच्चे का मर्डर भी ना कर दे। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था आपने लिथियम कंटिन्यू रखनी है। क्यों कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि देखिए ये ट्राटोजेनिक एजेंट तो है, ये बच्चे को जाके इफेक्ट तो करता है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं कि 110% ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये फीमेल की प्री डिस्पोजिंग कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। कुछ फीमेल्स के अंदर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ के अंदर कम आते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि हर एक इंसान की जो बॉडी की मैकेनिक्स है वो चेंज है। कोई कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बड़े एलर्जिक होते हैं, मतलब थोड़ी उनको हमें बार बार टेस्ट डोज देनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम उसको इवन दो सेप्राक्सोन का इंजेक्शन भी लगाना उसके लिए हम टेस्ट डोज देते हैं। तो कुछ लोगों को तो उसकी टेस्ट डोज से ही एलर्जी हो जाती है, लेकिन कुछ को तो पूरा इंजेक्शन भी लगा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो सिर्फ बात बताने का मकसद ये कि हर बॉडी की मैकेनिक्स
प्री डिस्पोजिंग जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, इस वजह से जो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स है ना वो भी चेंज होते हैं। अब आप मुझे कहें सर, मैंने एक फीमेल मेरे पास आई थी, उसको हम एसी इनहिबिटर्स दे रहे थे, लेकिन वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान उसके बच्चे को कोई किडनी का इफेक्ट नहीं हुआ, कोई उसको मतलब ओलिगोहाइड्रामनियो या उसके ब्रेन की डेवलपमेंट रुकी हो, कोई ऐसा नहीं हुआ था, कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ। तो आपने तो हमें पढ़ाया था कि जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है एसी इनहिबिटर, वो किडनी को इफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट के अंदर ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जितने हम टेराटोजेनिक इफेक्ट पढ़े ये हर फीमेल को इफेक्ट करें। दे कैन इफेक्ट, ये इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ के अंदर बिल्कुल भी ना करें, कुछ के अंदर 50% कर दें, कुछ के अंदर 100% कर दें। ये इस चीज को आप लोगों ने मेक श्योर करना, ठीक है। हम मेडिसिन के अंदर एक चीज पढ़ते होते हैं, बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क फैक्टर्स, कि हमें उस चीज के फायदे कितने हैं, मतलब जब भी कोई ड्रग डिसाइड करते हैं ना, जो उसका प्रोटोकॉल है वो यही है कि ड्रग के हमें फायदे कितने हैं, हमें उसके नुकसान कितने हैं। सो अगर उसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं हम वो ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं एज कम्पेयर टू साइड इफेक्ट। लेकिन अगर साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाए, आपको पता है फिर बहुत सारी ड्रग्स आप लोगों ने फार्मा में पढ़ी होंगी, वो मार्केट से हमने विड्रॉ करवा दी। व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज दैट दोस ड्रग्स हैज द मोर साइड इफेक्ट देन द बेनिफिट्स। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम एक एक करके क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे ट्रैटोजेनिक इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक चीज को याद रखिएगा कि अगर 8 वीक से पहले आप ट्रैटोजेंस का जो इफेक्ट होगा वो ऑर्गेनोजेनेसिस इफेक्ट होगी, उसके ऑर्गन सही से नहीं बनेंगे। और आफ्टर 8 वीक्स क्या होगा, उसके फंक्शनल इफेक्ट जो है ना वो इम्पेयर होंगे। किडनी का जो फंक्शनल इफेक्ट है फिल्ट्रेशन, वो इफेक्ट हो सकता है। न्यूरॉन्स का जो काम है कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स के दरमियान करना, वो इफेक्ट हो सकता है। हार्ट का जो काम है पंपिंग करना, वो इफेक्ट हो सकता है। ऑर्गन ठीक बना हुआ बट उसका फंक्शन इफेक्ट हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 8 वीक्स, अगर वो स्टिल ट्राटोजेनिक इफेक्ट से लेते रहे फीमेल। 2 मंथ से पहले ऑर्गेनोजेनेसिस इफेक्ट होगी, 2 मंथ्स के बाद फंक्शनल इफेक्ट इम्पेयर हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखना। आगे आते बच्चों वन बाय वन हम ट्रैटोजेंस का इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी इतने सारे हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, हाँ इंशाल्लाह उससे आपको ना ये याद रहेंगे। बाकी उसके अलावा जो बच्चे यूल सोल्व करेंगे वो ये क्वेश्चन इतनी दफा आपसे पूछा जाना है ना, ये आपको फिंगर टिप्स याद हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी मेडिकेशन हैं जिनके ट्राटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि फीटस के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं जिससे बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है, और दैट इज एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, मेटाप्रिल, कैप्टाप्रिल, असिनोप्रिल, ये वाली जो आपकी ड्रग्स हैं। अब एसी इनहिबिटर्स का पता होना बड़ा जरूरी है। उसका रीजन क्या है बच्चों, देखो हमारे पास बहुत से हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं। आपको पता है ना 30 35 या 40 साल की एज में पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन जो है ना आजकल बड़ी डायग्नोज होगी। सो हाइपरटेंशन के लिए हम जो ज्यादातर ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपकी या तो एंटी इम्पल्स थेरेपी होती है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या बच्चों आपकी अर्ब्स होती हैं या एसी इनहिबिटर्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही वाली जो ड्रग्स हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब ये कि इन ड्रग्स के बारे में हमें तमाम जानकारी होनी चाहिए, तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इनका हमें ट्राटोजेनिक इफेक्ट भी पता होना चाहिए अगर फीमेल इनका इंटेक करती हैं। तो देखें, आपकी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है ये इफेक्ट कहाँ पर करेंगे। इनका काम होता है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिनोजिन 1 को वो 2 में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो 2 है उसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, वो आपकी किडनी पे भी जाके इफेक्ट करता है, वो ब्लड वेसल को भी इफेक्ट करता है, वो एड्रिनल ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है, वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जाके इफेक्ट करता है। वो आपके एंजियोटेंसिनोजिन 2 के इफेक्ट होते हैं जिसके जरिए वो फिर आपके जो बॉडी वॉल्यूम, जो बॉडी प्रेशर होता है ना वो उसको इंक्रीज कर रहा होता है। जब हम उसको इनहिबिट कर देते हैं तो फिर जो बॉडी वॉल्यूम है जो बॉडी प्रेशर है वो दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जिन बच्चों ने रास मैकेनिज्म पढ़ा है उनको पता है रास मैकेनिज्म का सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन सा है, आपका रेनिन। सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन सा है बच्चों, रेनिन, ठीक है। अब ये जो रेनिन है इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, आपकी किडनी से। और यही जो रेनिन है बच्चों, इसने कन्वर्ट किस में होना एट द एंड जाके, एंजियो एंजियो टेंसिनोजिन 2, ठीक है। अब इससे एंजियोटेंसिनोजिन 2 ने ही क्या करना होता है, अपना सारा इफेक्ट लाना होता है ताकि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सके। अब हमने कहा जो एसी इनहिबिटर्स है, रेनिन प्रोड्यूस हो रहा है आपकी किडनी से। सो जो एसी इनहिबिटर्स हम दे रहे हैं, जो इसका ट्राटोजेनिक इफेक्ट होता है ना बच्चों, वो भी किडनी के ऊपर होता है। सो ये क्या करती है, इट कैन काज अ
एसी इनहिबिटर ये रीनल फेलियर करवा सकती हैं। जो आपका फीटस है, फीटस का रीनल फेलियर हो सकता है। आप मुझे खुद देख बताएं, अगर ये मेरे पास ब्यूटीफुल फीटस है, यहाँ पर इसकी ब्यूटीफुल सी किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरेनी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। अब आप यहाँ पर देखें कि भाई हमारे पास पेशेंट के अंदर अगर एसी इनहिबिटर फीमेल ले रही है, तो जो उसका बच्चा है, जो उसका फीटस है, उसकी रीनल फेलियर हो रहा है, मतलब ये किडनी सही से काम नहीं कर रही। अब डॉक्टर साहब फीटस जो है, जो कि माँ के पेट के अंदर बच्चा है, अगर उसकी किडनीज काम नहीं करेंगी, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, किडनीज काम नहीं करेंगी तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी तो यूरिन आपके यूरेटर में नहीं आएगा, यूरेटर में नहीं आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में भी नहीं आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं आएगा तो यूरिथ्रा से बाहर भी नहीं जाएगा, यूरिथ्रा से बाहर भी नहीं जाएगा तो जो हमारे पास यूट्राइन कैविटी होती है, वहां पर ये जो बच्चा अपना यूरिन नॉर्मली सेक्रीट करता है, ये एक्सक्रीट करता है, ये यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, हमने कहा था सर, यही जो यूरिन होता है, जो कि बच्चा माँ के पेट के अंदर एक्सक्रीट सक्रीट करता है, इससे क्या बनता है आपके पास, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। यही एमनियोटिक फ्लूइड डॉक्टर फातिमा, वही जो बच्चा है वो इनटेक करता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को वो इंगल्फ करता है। जब वो बच्चा इसको इंगल्फ करता है तो उसके जो लंग्स हैं उसकी मैच्योरेशन होती है, उसकी जो जीआई की ट्रैक है उसकी मैच्योरेशन होती है। It means the urine of the fetus is very important for the formation of the amniotic fluid. So if there's a no production of the amniotic fluid, if there's a if there's the kidneys are not working, हम चलो पीछे से आ जाते हैं, किडनीज काम नहीं करेंगी, यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा, लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, जीआईटी ट्रैक मैच्योर नहीं होगा। सो अगर मदर hypertensive and she's taking the ACE inhibitor drugs during the pregnancy, there's a chances of the renal failure of the fetus, and this patient can present with the symptoms of the lungs failure of GIT impairment. अब वो जो बच्चा आएगा ना, वो आपके पास पोर्टर सीक्वेंस के साथ भी आ सकता है, ठीक है। सो ये काइंडली ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर जरूर याद रखना, ये आप काफी दफा आपको हेल्प आउट करेगा कि जो बच्चे फीटस का यूरिन होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाते हैं, और वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बच्चा आपका इनगल्फ करता है। वो अक्सर आप लोगों ने सुना भी हो, कहते हैं ना, जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है वो अपना पेशाब खुद ही पीता रहता है। सो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, जो यूरिन है उससे एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, इस यहाँ पर एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, फिर बच्चा इंगल्फ करता है, उससे उसके लंग्स भी मेच्योर होते हैं, जो उसका जीआईटी ट्रैक है वो भी मेच्योर होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा और लेगो हाइड्रा एमनियोस होगा तो लंग्स भी मेच्योर नहीं होंगे, पेशेंट आपके पास एनआरडीएस के साथ आ सकते हैं। जीआईटी ट्रैक मेच्योर नहीं होगा, बच्चा आपके पास एसोफेजियल एट्रेजिया, ड्यूडेनल एट्रेजिया, ज्यादातर इन प्रॉब्लम के साथ आता है, ठीक है। सो एसी इनहिबिटर जो मदर है, उसके बच्चे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो ओलिगोहाइड्रामनियोज हो गया, मतलब आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है, किस तरीके से कम हो सकता है मैंने आपको वो भी बता दिया। दूसरे पर बच्चों हाइपोकैलवेरिया, हाइपोकैलवेरिया ये है कि बच्चों उसकी जो स्कल है ना, ये स्कल हाफ होगी, इस तरीके से मतलब ना, ये ऐसे उसके ऊपर से आधी जो स्कल है ना वही गायब होती है, इसको हम हाइपोकैलवेरिया कहते हैं, ठीक है। तो एसी इनहिबिटर के इस्तेमाल की वजह से बच्चे में हाइपोकैलवेरिया भी हो सकता है, बट ये ज्यादातर इसको रिलेट नहीं करते। अक्सर जो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे ना, वो ये वाला पूछेंगे, एसी इनहिबिटर रिलेटेड विद द रीनल फेलियर, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये याद हो गया। आगे आते हैं बहुत ही खतरनाक मेडिसिन, दैट इज अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब हमें पता क्या होता है, हमारी एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि जो ड्रग हम कॉमनली नहीं ना पढ़ते या जिसका हमने कॉमनली नाम नहीं सुना होता, सो उसकी चीजें हमें नहीं पता होती। अब देखो अल्कलेटिंग एजेंट है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों ने कैंसर ऑन्कोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, फार्माकोलॉजी के अंदर जो कैंसर की ड्रग्स हैं वो हमने आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बट बात बताने का मकसद ये कि हम जितनी अब आप लोगों को एसी इनहिबिटर्स का आसानी से पता, उतना हो सकता है आपको अल्कलेटिंग एजेंट का नहीं पता होगा। बट एमएलई की खूबसूरती यही है कि हमें हर चीज को इक्वली डील करना होता है। जितने मुझे एसी इनहिबिटर्स पता है उतने मुझे अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। सो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर आपकी साइक्लोफोस्फामाइड, इफोस्फामाइड, ये वाली ड्रग्स आती हैं, कार्मेस्टीन हो गया, लोमस्टीन हो गया। तो साइक्लोफोस्फामाइड एंड इफोस्फामाइड बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग आपकी अल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। ये मतलब कि कैंसर के पेशेंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करती हैं, इनकी वजह से मल्टीपल एनोमलीज आती हैं। अब जितनी ज्यादा आप हैवी ड्रग्स इस्तेमाल करोगे, उतने ज्यादा उसके
एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। तो ये अल्कालेटिंग एजेंट्स हैं, अब तो इनका बहुत कम इस्तेमाल हो गया है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। जैसे ये साइक्लोफोसामाइड है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हेमरेज विकास है, जिसको हम हेमरेजिक सिस्टाइटिस कहते हैं। तो अल्कालेटिंग एजेंट अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल इस्तेमाल करिए तो जो उसका बच्चा होगा उसमें ईयर, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज एंड एब्सेंस ऑफ द डिजिट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ द डिजिट्स, मतलब उस बच्चे की जो डिजिट्स है ना वही एब्सेंट होंगे, या उसके 3 डिजिट्स एब्सेंट होते हैं, या उसके 2 डिजिट्स एब्सेंट होते हैं, मतलब 5 में से 2-3 जरूर एब्सेंट होते हैं। और आप लोगों ने शायद कभी किसी पीडीएफ के अंदर या किसी बुक के अंदर ना देखे होंगे ऐसे फीटस जिनके डिजिट्स एब्सेंट होते हैं। तो उनकी मदर क्या होती है, बच्चों में कैंसर होता है, जो अल्कालेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, फिर उनके अंदर ये एब्सेंस ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट आ गए हैं जी अमाइनो ग्लाइकोसाइड, आप लोगों का बड़ा फेवरेट। इसके एडवर्स इफेक्ट ना अक्सर बच्चों को याद होते हैं। जो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ना, जिसके अंदर आपकी जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये ड्रॉप्स भी आते हैं इनके, वो आंखों में डालने के लिए, कानों के अंदर डालने के लिए, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन। तो ये आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं। और अब आपको पता है ये जो जेंटामाइसिन के आप आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हो, इनके ऊपर मतलब ये प्रोहिबिटेड है, इनको रोक दिया गया कि ये इस्तेमाल नहीं करने, बट अभी भी मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो क्योंकि ये सस्ते हैं। ये सस्ते आते हैं इसलिए जेंटामाइसिन के जो ड्रॉप्स हैं ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का जो टेराक्टोजेनिक इफेक्ट हो सकता है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी। तो ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल में काफी दफा हमने एमसीक्यू के अंदर पढ़ा भी हुआ। ऑटोटॉक्सिसिटी के अंदर आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आती हैं। हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आपके पास पेशेंट सिम्टम के साथ आ रहे हैं ना, आपने उसकी ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना कल की बात है, मैं कल रात को एक पेशेंट को चेक करने गया ना, यहाँ पे मैंने, हमारे पास ना घर के पास ही रहते हैं। तो जाके मैंने उसकी सिम्टम पता क्या थे डॉक्टर अजमत, उसको लेफ्ट लेफ्ट आर्म के अंदर ट्रिमर्स थे, लेफ्ट हैंड के अंदर भी उसको बड़े सीवियर किस्म के ट्रिमर्स आ रहे थे, और उसकी जो पूरी लेफ्ट साइड थी ना उसमें रिजिडिटी थी, और बहुत सीवियर किस्म की रिजिडिटी थी। मतलब उसकी जो नेक थी ना वो बैक साइड की तरफ हुई पड़ी थी। मतलब वो कहते कि उन्होंने पता क्या था, इसको जीनी चमड़ गई। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि उसकी जो ये नेक है ना वो बैक साइड की तरफ हुई है, और उसके बाद जो उसकी ये लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, उसमें स्वीयर रिजिडिटी है। और जो लेफ्ट आर्म है उसके अंदर बहुत स्वीयर किस्म के ट्रीमर्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जब मैंने उसकी हिस्ट्री लिया है, पहले तो उन्होंने बताया जी 2-3 दिन पहले हमने सीटी स्कैन एमआरआई करवाया, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, मतलब सम टाइम ये होता है ना कि अगर सडनली सिम्टम आ जाए ना तो ये ना हो कि हेमरेज हो जाए, या पेशेंट को कोई स्ट्रोक वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। ठीक है, या डिस्क हर्निएशन ना होगी हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं था उसका। चेस्ट एक्स जो सॉरी बैक एक्सरे भी नॉर्मल था, सीटी स्कैन भी नॉर्मल था, एमआरआई भी नॉर्मल था। सो मैं बड़ा हैरान था कि यार ये मतलब जो सिम्टम आ रही है ये तो पार्किंसन वाली सिम्टम है। वही ना बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वो पिन रोलिंग नहीं हमने कहा था, जब मैंने आपको पार्किंसन पढ़ाया था ना, वो ट्रैप के निमोनिक से जो ट्रिमर्स, और उसके अंदर हमने कहा था कि वो पिल रोलिंग जैसे का था, वो बिल्कुल बच्चा ऐसे ही कर रहा था। और मैंने लिटरली मैंने खुद एक दफा देखे ना उसको, खुद परेशान हो गए थे कि यार वाकई की जेनता नहीं चिमट गई। सो जब थोड़ा सा बैकग्राउंड पता किया भाई, पता किया वो बंदा पता नहीं कितने साल से एंटी साइकोटिक ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था। क्या कर रहा है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था, मतलब उसको डिप्रेशन की भी हिस्ट्री थी, और उसको मतलब वही आवाजें सुनाई दे रही थी, चीजें दिखाई देती हैं उसको ना। सो एंटी साइकोटिक ड्रग्स पीछे लंबे अरसे से वो ले रहा था। मैंने जैसे एंटी साइकोटिक्स की ये मतलब कि फर्स्ट जनरेशन पढ़ी ना, मुझे उसी टाइम समझ आ गया कि बंदे को क्या हुआ। वही मैंने आपको पढ़ाया था ना साइकेट्री के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर, कि डिस्टोनिया, एटोनिया, मायोटोनी, टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि वो डोपामिन को इनहिबिट कर रही होती है, उनका मैकेनिज्म। जब डोपामिन कम होगी तो आपके पास ये सारी सिम्टम आएंगी। पार्किंसन वाले पेशेंट को पार्किंसन की सिम्टम क्यों आती है, क्योंकि भाई उसमें डोपामिन कम होता है। सो वो मैंने उनको उसी टाइम मतलब कल हमने चेक करवाने जाना है तो वही है, उसको कार्विडोपा लीवाडोपा इसी के ऊपर वो पेशेंट लगेगा। उसका मतलब कि 4 to 6 है, या मतलब 6 to 8 वीक्स उसका वो चलाते हैं उसका ट्रीटमेंट है। तो वो उसने वही उसका ट्रीटमेंट होना है, और उसकी जो मेडिसिन थी वो तो मैंने छुड़वा दी थी। मैंने कहा कोई इतनी खास है, उसको इसके सिम्टम्स नहीं आ रहे थे,
बट ये कि उनके साइड इफेक्ट्स आ गए। कौन से साइड इफेक्ट आ गए? एंटीसाइकोटिक्स के, डिक्रीज डोपामिन वाले, पार्किंसन लाइक। समझ रहे? सो ये जब चीजें आपको याद होती है ना, जब आपको एमबीबीएस आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे हो या कुछ अभी लोग कर रहे हो, लेकिन मजा आपको तब है जब आपको चीजें आती होंगी। पेशेंट आप तब पकड़ोगे, अच्छा वो मतलब बहुत एक गलत मतलब एक बड़ी चीज चीज बनी हुई है कि जी इसका क्लिनिकल, इसका थ्योरी इतनी अच्छी नहीं, इसका क्लिनिकल बड़ा अच्छा है। यार क्लिनिकल इंजेक्शन लगाना क्लिनिकल नहीं है, आईवी किनोला लगाना क्लिनिकल नहीं है। पहले तो ये चीज को जरा आउट ऑफ बॉक्स करो ना, इसको तो साइड पे करो। अच्छा ही नहीं, वो तो भाई नर्सिंग का काम, वो तो पैरामेडिक्स का काम है, वो तो आपका काम ही नहीं। आपका काम डायग्नोज करना है, आपका काम है एग्जैक्ट मेडिसिन देना, ये क्लिनिकल। समझ रहे? सो वो कैसे होगा भाई? जब हम चीजें बार बार पढ़ेंगे, जब हम चीजों को रिलेट करेंगे। सो इसी तरह अमाइनो ग्लाइकोसाइड है बच्चों, आपने ड्रग की इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी है, और एज अ गुड डॉक्टर यू शुड नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। कि यार इस पेशेंट को बीमारी है या इसको ड्रग के इफेक्ट्स आए हुए हैं। हमारे पास बेचारे वो जो सिम्टम के साथ, ये साइड इफेक्ट्स के साथ आए होते हैं, हम साइड इफेक्ट को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि जो उसको ड्रग ही विड्रॉ करवाने पीछे से। और वो कब करवाएंगे? जब आपको पता होगा, जब आपने साइड इफेक्ट्स याद किए हों। ठीक है? सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बच्चों, ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिक हेयरिंग लॉस करवाती है ये वाली ड्रग, और ये मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट से विड्रॉ हो गई, लेकिन ये सस्ती मिलती है इसलिए अभी भी इस्तेमाल होती है। मैं आपको सारी मार्केट का मतलब थ्योरी का हर चीज के हिसाब से आपको चीजें बता देता हूँ। ठीक है? सो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का हेयरिंग लॉस जरूर याद रखिएगा। आगे आते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। यूवर्ड के अंदर बहुत क्वेश्चन है इससे कॉन्सेप्ट के। जितनी भी हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है ना, आपको पता है कि लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास, डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि एंटी एपिलेप्टिक या जिनके एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट्स। ठीक है? जिसमें आपकी वालपोएट हो गया, जिसमें आपकी कार्बामेजिपिन होगी, एसआईएडी जिसमें हमने पढ़ा था, याद है ना? तो ये देखिए चीजें आपके साथ साथ रिलेट होती हैं। कार्बामेजिपिन, उसके बाद हो गया जी फेनिटोइन, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है। फिनोबार्बिटॉल, हाई डोज फोलेट सप्लीमेंट, चलिए ये तो हम बाद में बताते हैं। अब ये जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जिसमें आपकी वालपोरेट आ गई, फेनिटोइन आ गई, ज्यादातर ये वालपोरेट और फेनिटोइन के इफेक्ट्स। ठीक है? बाकी कार्बामेजिपिन और फिनोबार्बिटॉल, ये इन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्या काम है भाई? ये इफेक्ट करेंगे ये बच्चे की न्यूरल ट्यूब को। क्या है जी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब टेराटोजन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना डॉक्टर सद का, वो यही है, वी शुड नो द ऑल दोज ड्रग्स दैट कैन इफेक्ट द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो जो ड्रग्स काज करवाती हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए, और ज्यादातर उनमें से वही ड्रग होंगी जो कि आपकी एंटीफोलेट होंगी, जो फोलिक एसिड को कम करेंगे। हम कहते हैं ना कि ये फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको 4 वीक्स पहले, या कुछ लोग तो कहते हैं 6 वीक्स पहले प्रेगनेंसी से, 4 या 6 वीक्स पहले उसको फोलिक एसिड स्टार्ट करवा दें। या फिर प्रेग्नेंट हो गई हैं उसके बाद फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट चला दें। सो रीजन क्या होता है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर फोलिक एसिड माँ ने तो अपना इस्तेमाल करना है। अब बच्चे के अंदर उसकी डेफिशिएंसी ना हो जाए, क्योंकि न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए फोलिक एसिड चाहिए होता है। न्यूरोलॉजी के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह फोलिक एसिड चाहिए होता है आपको न्यूरल ट्यूब के लिए। सो हमें एक्सेस फोलिक एसिड चाहिए होता है ताकि, और वो एक्सेस कैसे फुलफिल्ड होगा? अगर मदर उसका इनटेक करे। ठीक है? तो उसकी अपनी भी जो जरूरियात है वो भी पूरी होंगी, बच्चे को भी पूरी हो, जो उसकी न्यूरल ट्यूब है वो कंप्लीटली बने, ताकि स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा वो तमाम ड्रग्स, अब फोलिक एसिड तो फीमेल ले रही है, लेकिन उसके साथ वो एंटी फोलिक एसिड ड्रग्स इस्तेमाल करें। उसमें आपकी वो कैंसर वाली ड्रग्स भी आती हैं, तो
सो अगर आप क्लेफ्ट पैलेट या लिप पैलेट के बच्चे आप लोग देखते हो, तो उनके अंदर जरा उनकी हिस्ट्री लीजिएगा उनकी मदर से। मोस्ट ऑफ द केस, मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी में ट्रैटोजेंस का यूटिलाइजेशन की होती है। सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, वाल्प्रोएट, फेनिटोइंस, ये क्या क्या इफेक्ट कर सकती हैं बच्चों? क्लेफ्ट पैलेट वाला याद रखिएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कार्डिक डिफेक्ट। इसके बाद है जी स्केलेटल इफेक्ट, ठीक है, जिसमें आपका फैलेंक्स आ गया, आपके नेल का हाइपोप्लेजिया, नेल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे। इसके बाद आपके पास फेशियल डिसमॉर्फिज्म है, जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डिसमॉर्फिज्म का मतलब होता है, मॉर्फिज्म स्ट्रक्चर होता है, डिस का मतलब एबनॉर्मल। सो एबनॉर्मल फेस स्ट्रक्चर हो सकता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से, ठीक है। अब सर अगर फीमेल वाल्प्रोएट ले रही, क्योंकि मैं तो नहीं ये छिड़वा सकता ना, या लेट्स सपोज कार्बामेजिपिन ले रही है, तो हम तो ये नहीं छिड़वा सकते, नहीं तो पेशेंट को तो एपिलेप्सी हो जाएगी। वो एपिलेप्सी की वजह से अगर उसका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो भाई अबॉर्शन भी हो सकता है उसको। हम्म। या स्पॉन्टेनियस डिलीवरी भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। वो तो बच्चे को ज्यादा इफेक्ट कर दिया है, बजाय इसके जितना ड्रग ने इफेक्ट करना था, वो एपिलेप्सी के एपिसोड ने ज्यादा इफेक्ट कर दिया। तो ड्रग तो मैं नहीं छिड़वा सकता, तो फिर हम क्या करेंगे? साथ आपने हाई डोज फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करनी है जी, ना सिर्फ प्रेगनेंसी, बल्कि अगर वैसे भी नॉर्मल फीमेल ले रही है ना, तो उसका हम फोलिक एसिड का लेवल चेक करते रहते हैं साथ साथ, तो उसको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे जी हमारी मजबूरी है, हम वालप्रोएट नहीं छुड़वा सकते, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो, तो फिर क्या करें? आपने कहना भाई फॉलिक एसिड की डोजेज को इंक्रीज कर दो, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को ऑप्स के अंदर इसकी डोजेज वगैरह भी लिखवाई हुई। चलिए जी आगे आते हैं जी, डाई इथाइल बेस्ट्रोल, ठीक है। ये आजकल वैसे इस्तेमाल नहीं होती, ये जो डाई इथाइल बेस्ट्रोल, ये 90s के अंदर इस्तेमाल होती थी, ये वाली ड्रग है। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती थी, वैसे इनमें से किसी एक काम के, मेरे अबॉर्शन के लिए शायद ये इस्तेमाल होती थी डाई इथाइल बेस्ट्रोल ना। तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या है बच्चों? डेथ कैन कॉज द वजाइनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, मतलब एडिनोकार्सिनोमा कैंसर काज करवा सकती है वजाइना के अंदर। या दूसरे नंबर कंजेनिटल मोलेरियन एनोमलीज। कल वाले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे मोलेरियन डक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो असल में यही है कि जो फीमेल का जेनिटेलिया बनना होता है ना, वो मोलेरियन डक्ट से बनना होता है। तो अगर डाई इथाइल बेस्टोल का इस्तेमाल कर रही है फीमेल, तो उसके जेनिटेलिया के अंदर आपको अबनॉर्मलिटी नजर आ सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी क्लोरोक्विनोलॉन्स। बहुत हाई यील्ड टॉपिक है क्लोरोक्विन, जैसे आपने ऊपर मैंने बताया ना, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो आपको ऑटोटॉक्सिसिटी काज करवाती है, हेयरिंग लॉस करवाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, जिसमें आपकी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन है। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आपको देखो कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम ये वाली एंटीबायोटिक। दो तीन कॉमनली होता है ना, रिस्पायरेटरी इफेक्ट है पेशेंट को, फ्रेंजाइटिस है, अमोक्सिल चलती है, ठीक है। नमोनिया हो गया है, अजिथ्रो चलेगी, सेप्टा चलेगा, उससे काम नहीं हो रहा तो फिर हम टीसी भी ऐड कर लेते हैं। मैं आपको कॉमन कौन सी चीजें बता रहा हूँ जो कि आप इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई एब्सेस बनी है, उसमें सेप्टा इस्तेमाल हो जाता है। या आप एजिथ्रोमाइसिन एजीमॉक्स एजीमॉक्स इस्तेमाल करते हो, बच्चों में भी बड़ों में भी। एजीमॉक्स का सिरप भी आता है बच्चों के अंदर। फिर आता है जी जीआईटी। ये मैं बता रहा हूँ कि जो कि कॉमनली हम किसी भी सिस्टम के लिए ना, जो उसकी इन्फेक्शन होता है उसके लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं इसके हक में नहीं, मैं कहता हूँ जब तक आपने ब्लड कल्चर नहीं करवाया, जब तक आपने स्पूटम कल्चर नहीं करवाया, जब तक हमें बैक्टीरिया का नहीं पता चला, तब तक हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। हाँ, गाइडलाइन वैसे ये होती है कि आपने इंपीरिक एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट करना स्टार्ट करवा, इन्फेक्शन है ना, स्टार्ट करवा देती हैं। जब ब्लड कल्चर आता है, स्पूटम कल्चर आता है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई और है, फंगस है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रग्स देते हैं, ठीक है, फिर उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ज्यादातर जिनको जीआईटी की प्रॉब्लम होती है ना बच्चों, उनके लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन देते हैं। जैसे अगर आपको गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो गया, गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो गया, नोविडेट के ऊपर आपको डाला जाता है। साथ आपको एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग दे देते हैं ताकि डायरिया ना हो। साथ आपको एनएस चलता है। तो अगर हम सिप्रोफ्लोक्सिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, या अगर फीमेल इस्तेमाल करिए, तो उसके बच्चे में क्या हो सकता है बच्चों? कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इवन तो ये एनआर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। कार्टिलेज डैमेज कौन करती है? आपकी फ्लोरोक्विनोलॉन, ठीक है, एफसी। ये फ्लोरोक्विनोलॉन कैन इफेक्ट द कार्टिलेजेस ऑफ द फीटस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। तो ये तो वही आ गया हमारे पास,
जितनी भी मैंने आपको बताया था कि फोलेट एंटागोनिस्ट ड्रग्स होंगी, वो सारी मिलके क्या करेंगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ही काज करेंगी। अब इसमें हमारी ट्राइमेथोप्रिन, उसके बाद ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, मोस्टली हम यूटीआई के अंदर जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। ट्राइमेथोप्रिन हो गया, ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल, ये कम्बिनेशन में आती है। इसके बाद बच्चों मेथोट्रिक्सेट, एंटी कैंसर भी है, एंटी इंफ्लामेटरी भी आपकी ये जो मेथोट्रिक्सेट है, ठीक है। ये आपके डिमार्ट्स में भी आती है। रिमाटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी हमने कहा था कि जो मेथोट्रिक्सेट है ना उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डिमार्ट्स ड्रग्स भी है। तो बट इसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी आपके डीएनए को इफेक्ट करती है, मतलब ये भी एंटीफोलेट ड्रग है। सो मेथोट्रिक्सेट हो गया, ट्राईमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल हो गया, ये तमाम क्या करवा सकती हैं, न्यूरल ट्यूबर डिफेक्ट। और उसके बाद आपकी अल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसमें मैंने आपको साइक्लोफोसमाइड, फोसमाइड, कार्मेस्टीन, लोमेस्टीन, वो वाले ड्रग्स बताएंगे। डन हो गया। इसके बाद जी आइसोट्रेटिनोइन, ये जो फीमेल इस्तेमाल करती है ना, ये विटामिन ए एक्ने के लिए। पहले तो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ ना डॉक्टर फातिमा, कि अगर एक फीमेल है जिसकी एज है 18 से 19 साल और उसको फेस पे एक्ने होगी। अब एक्ने के लिए हम एक तो डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स के तौर पर, तो दूसरे पर हम इस्तेमाल करते हैं एसिट्रैटिनोइन की। ये इसकी पहले क्रीम आती है, वो इफेक्ट ना करे तो फिर हम इसको ओरल फॉर्म के अंदर लेते हैं। अब जिनको आइसोट्रेटिनोइन के ऊपर डाला जाता है वो अडल्ट फीमेल हैं, साथ उनको मतलब कि प्रेगनेंसी से कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर भी सॉरी डाला जाता है, साथ उनको हम कॉन्ट्रासेप्शन भी देते हैं। वो आप किसी भी फॉर्म के अंदर दे सकते हो, डिपेंड करता है फीमेल की प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है जी। बट आइसोट्रेटिनोइन के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जरूर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन ने बहुत मतलब इफेक्ट लेके आती है फीटस के अंदर। अब ये ना हो हमने फीमेल को आइसोट्रेटिनोइन दी हुई है, ऊपर से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ले और उसके बच्चे के अंदर इतने ज्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट आ जाए। तो जब तक आप आइसोट्रेटिनोइन ले रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं करनी या प्रेगनेंसी नहीं करवानी अपने पेशेंट्स के अंदर भी, उसको आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर डालना है, जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मान लीजिए मैंडेटरी हो जाती है, इस चीज का काइंडली ख्याल रखिएगा। बाकी तो जो इसके इफेक्ट हैं, सबसे पहले क्रेनियो फेशियल है, ठीक है। मैं अक्सर ऐसे याद कराता हूँ कि भाई आइसोट्रेटिनोइन आप फेशियल एक्ने के लिए इस्तेमाल करें ना, तो इसका ट्रेटोजेनिक इफेक्ट भी ये कि आपके फेस और ब्रेन को ये इफेक्ट करती है, ठीक है जी। इसमें माइक्रोटिया है, फेस छोटा हो सकता है। उसके बाद है जी डिसमॉर्फिज्म है, एबनॉर्मल फेशियल फीचर, जो छोटा हो सकता है। माइक्रोगनीथिया हो सकता है, जो छोटा हो सकता है। या मैक्सिला जो है ये एक साइड का बड़ा एक साइड का छोटा हो सकता है। तो फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। इसके बाद सीएनएस, कार्डिक एंड थाइमिक डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। आपका जो थाइमस है वो भी डिफेक्ट हो सकता है। बट ज्यादातर जो आपसे पूछते हैं ना बच्चों, वो ये फेशियल फीचर्स के बारे में पूछते हैं, आइसोट्रेटिनोइन के जो इफेक्ट्स है, ठीक। गुड हो गया। आगे आते हैं लिथियम। अब ये मैं अभी आपको लिथियम का बता रहा था कि प्रेगनेंसी अगर हो भी गई है, तो आप इसको कंटिन्यू रखना होता है, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। बट इसका जो मैक्सिमम ट्रेटोजेनिक इफेक्ट है ना, वो एब्सटेन एनॉमली है। सीवीएस के अंदर हमने एब्सटेन एनॉमली पढ़ा था कि जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, वो नीचे की तरफ बल्ज कर जाता है, और उसके बल्ज करने की वजह से आर्टिफिशियल एट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। सो लिथियम एब्सटेन एनॉमली। अब ना बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर, ये इसका ट्रेटोजेनिक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इसके ये नहीं है। इसकी साइड इफेक्ट्स के अंदर भाई ये हाइपोथायरॉयडिज्म काज करवाती है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म काज करवाती है। इसके अलावा ये आपकी जीआईटी को बहुत डिस्टर्ब करती है, जिसको हम कहते हैं ना एक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी। एक्यूट, एक होता है एक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी, फिर एक क्वेश्चन आता है क्रॉनिक लिथियम टॉक्सिसिटी से। ये टेराटोजेनिक इफेक्ट है टॉक्सिसिटी के अंदर, हमारे पास एक्यूट के अंदर जीआईटी डिस्टर्ब होती है, क्रोनिक के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है ना वो आती हैं पेशेंट को। गुड हो गया। आगे आते हैं मेथीमाजोल। मेथीमाजोल बच्चों एंटी थायराइड ड्रग है आपकी। दो ही तो हमने पढ़ी हुई है, और पता नहीं कितनी दफा मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपने पीटीयू इस्तेमाल करनी है, सेकंड से थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपने मेथीमाजोल इस्तेमाल करनी है। क्यों मेथीमाजोल हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल नहीं करें? क्योंकि ये ऑर्गेनोजेनेसिस को इफेक्ट करती है, ये आपके
और गैनोजेनेसिस को इफेक्ट कर देगा। देखिएगा, एप्लेजिया क्यूटस कंजेनिटा। अब एप्लेजिया क्यूटस से क्या मतलब भाई, आपकी जो ये ये स्कल है ना आपके हेड की, ये स्कल ही ऊपर से गायब होती है। लेट्स सपोज अगर ये स्कल है ना, तो ऐसे उस एरिया से ना ऊपर से जो स्किन वाला एरिया, ऐसे जो क्यूटस है ऊपर वाली लेयर है वही गायब होती है, तो हमें पैचेस नजर आते हैं ऊपर से उसके हेड पे। दैट इज एप्लेजिया, मतलब एप्लेजिया का मतलब नॉट कंप्लीट फॉर्मेशन, क्यूटस मतलब एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द स्किन। आ गया ना कि आपकी स्किन एब्सेंट होती है टिपिकली ऑन द स्कॉल, तो स्कॉल के ऊपर स्किन एब्सेंट होगी, दैट इज कॉल्ड द एप्लेजिया क्यूटस। अब आप इसको कंफ्यूज ना किया करें बच्चों, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रियाटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट पता क्या है, ये आपको ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया विकास होती है, मतलब आपके न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, ये उन तमाम को भी कम करती हैं। इसलिए जिनको मेथ्रीमाजोल स्टार्ट करवानी होती है ना, हम उनकी पहले सीबीसी करवाते हैं कि भाई ये ना हो पहले न्यूट्रोफिल्स कम हो, पहले ही बेसोफिल्स कम हो, पहले लिम्फोसाइट्स कम हो, हम ऊपर से मेथ्रीमाजोल दें, ये तो और ज्यादा इनको कम करेगी। और बंदा हमारे पास क्या आता है, मेथ्रीमाजोल के ऊपर डाला, कुछ दिनों के बाद वो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ आ रहा होता है। सो व्हाट कैन बी द रीजन, दैट इज अ न्यूट्रोपिनिया, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ योर मेथ्रीमाजोल। समझे, वो साइड इफेक्ट्स हैं जी इसका ट्रैटोजेनिक इफेक्ट। आगे आते हैं टेट्रासाइक्लिन। बहुत दफा एनआरई के अंदर टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ टेट्रा, टी से आपने याद रखना कि ये टीथ को इफेक्ट करती है टेट्रासाइक्लिन। सबसे पहले डिसकलर्ड टीथ, वो जो टीथ के अंदर येलोइशनेस आ जाती है ना, तो वो टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट है। इसके बाद इसके बाद ये क्या करती है, आपकी बोन्स को इफेक्ट करती है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद ये बोन्स को, इवन तो ये आप जो टेट्रासाइक्लिन है ये कार्टिलेज को भी इफेक्ट करती है। इवन दो टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट ये है कि मैं साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये इसका ट्राटोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है, दोनों में फर्क है। सो इसके बच्चों साइड इफेक्ट्स के अंदर एसोफेगाइटिस भी आता है। बताया था ना मैं उस दिन मैंने आपको कि जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है, ये भी आपको, जिसमें हमने वो साइक्लोफोसफामाइड भी पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन भी पढ़ा था, उसके बाद एक दो ड्रग्स और भी मैंने आपको पढ़ाई थी जो कि एसोफेगाइटिस का असर होता है। फोसो क्या उसको कहते हैं, बिसफोस्फोनेट्स, जो एलेंड्रोनेट, राइस्प्रोनेट। सो वो जो ड्रग है ना वो भी एसोफेगाइटिस का असर करवाती है, साथ वो हार्ट को भी इफेक्ट करती है, साथ वो मेडिएस्ट्रिन को भी इफेक्ट करती है। सो टेट्रासाइक्लिन ये भी आपको एसोफेगाइटिस का असर करवा सकती है, ठीक है, कहानी याद रखिएगा। बाकी जो इसका ट्राटोजेनिक इफेक्ट ये है कि ये आपको डिसकलर्ड टीथ और बोन ग्रोथ को रोक। आगे बच्चों आते हैं हमारे पास, डेट इज थैलिडोमाइड। ये भी पुरानी ड्रग है, अब इस्तेमाल नहीं होती। जैसे वो डाइइथाइल बेस्ट्रोल है ना, वो इस्तेमाल नहीं होती, इसी तरह ये जो थैलिडोमाइड है ये भी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। ये थैलिडोमाइड जो है ना, ये आपने याद रखना है, ये लिम्स को डिफेक्ट करती है। क्या है, ये लिम्स को डिफेक्ट करेगी, मतलब बच्चे की, आप लोगों ने अक्सर वो ना शायद कभी रील्स के अंदर या वैसे कोई फोटो फेसबुक के ऊपर देखते हो ना, बच्चे होते हैं उनकी लिम्स अजीब सी होती है, किसी की दो की जगह पर एक बनी होती है, किसी की जो टांग है वो ऊपर लगी होती है। तो ये हमारे पास इन ड्रग के साइड इफेक्ट्स ही आते हैं। इवन तो जी एनिमल्स में बड़ी कॉमन चीज है, वो जो आप जू में जाओ या कभी वो सर्कस वगैरह में जाओ ना, तो ये कहते हैं जी, और ये एक जानवर है, उसकी 7 लेग्स है, उसकी 12 लेग्स है, समझ रहे हैं, या उनके मतलब के टू टू, ये मैंने ये टंग तो मैंने भी देखी हुई है, एक टंग जो है ना वो उसके मतलब के एब्डोमेन के ऊपर लगी हुई थी गाय के। सो उनकी भी रीजन क्या है भाई, उनको इतनी ज्यादा ये मेडिसिन देते हैं, जो भी वेटरनरी वाले डॉक्टर्स हैं ना हमारे, तो अंधाधुंध देते हैं, फिर उनमें साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो फिर इधर आके कहते हैं जी ये रेयर है, उनके ऊपर टिकट लगा देते हैं। सो ऐसा हम इंसानों के अंदर तो नहीं कर सकते, बट ये कि ये ड्रग्स के ही इफेक्ट होते हैं। अब लिम्स डिफेक्ट में बच्चों हमारे पास आता है पिकोमीलिया, जैसा कि फ्लिपर लाइक लिम्स। अब जो इस तरह के वर्ड्स आते हैं मैं अक्सर आपको कहता हूँ उसी टाइम आपने क्या करना है, इनकी पिक्चर्स देखनी। मैं यहाँ पर पिक्चर मोस्टली वो दूसरी क्लासेस में तो लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस होती है, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एड के ऊपर स्पेस नहीं होती, इसलिए मैं पिक्चर नहीं ऐड कर पाई यहाँ पर। सो आप लोगों ने देखना है, हाँ जी, फिकोमीलिया वाला जो पेशेंट है वो हमें किस तरह का नजर आता है, फ्लीपर लाइक, ठीक है, जैसे वो जेल परी लाइक होता है, समझ। सो
थैलोमाइड का ये साइड इफेक्ट, इस वजह से अब ये ड्रग इस्तेमाल नहीं है। आगे आते हैं बच्चों वारफरीन, इसका पता होना जो बहुत जरूरी, क्योंकि वारफरीन हेपरिन आपकी बहुत कॉमनली ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। सो वारफरीन आपकी बोन और कार्टिलेज डिफॉर्मिटी काज करवाती है, ठीक है जी। जिसमें हमारे पास स्टिपर्ड एपिफिस, देखो ना आपकी जो बोन है, जो बोन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एपिफेसिस, मेटाफेसिस, डायाफेसिस है। तो जो ऊपर एपिफेसिस वाला पार्ट है ना, वो स्टिपर्ड है, वो वीक पार्ट है यहाँ से इस तरह। उसके बाद है जी नेजल एंड द लिम्स हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया मतलब डिक्रीज फॉर्मेशन, कि ना उसका जो नेजल बोन है वो कम्प्लीटली फॉर्म्ड है, ना जो उसकी लिम्स हैं वो भी छोटी हैं। सो वारफरीन का ये साइड इफेक्ट, अक्सर हम लोग पता क्या करते हैं, जी वारफरीन है तो जिसपे ट्राटोजेनिक है, क्योंकि हम कॉमन सेंस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ जिनका स्टेप 1 होता है ना, मैं कहता हूँ कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करनी, जो पढ़ा हुआ है ना वो नॉलेज इस्तेमाल करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। हर जगह पर आपकी एग्जाम्स में कॉमन सेंस आपकी नहीं चलती, सीधी सी बात है। वो बस जो सीधी सीधी बातें होती है ना, वहां पे तो चलो समझ में आता है। स्टेप 1 आपका कोई सीधा एग्जाम नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड एग्जाम है आपका। सो इधर जितनी ज्यादा कम कॉमन सेंस और जितना ज्यादा नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब वारफरीन है, कॉमन सेंस तो ये कहती है कि भाई ये तो हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए हम इस्तेमाल करें, क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो हो सकता है कि इसका जो साइड इफेक्ट हो वो भी इसी से रिलेटेड हो। फिर हम कहते हैं अगर टेराटोजेनिक है तो ये भी कोई ब्लड डिसऑर्डर ही का आसपास, बट ऐसा नहीं है। वार्फिन आपकी बोन और कार्टिलेज को इफेक्ट करे, ठीक है। इसके अलावा आपकी ऑप्टिक नर्व, चलो जी, गई आपकी बीएनबी, साथ सेरिब्रल हेमरेज है, ठीक है। अब ये आगे कि भाई अगर प्लेसेंटा क्रॉस करके चली जाती है तो आगे जाके क्या करवाती है, ये सेरिब्रल हेमरेज करवाती है। इसलिए तो हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते वार्फिन को प्रेगनेंसी में, क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस करती है। जो ड्रग प्लेसेंटा क्रॉस करेगी वो ड्रग हमने अवॉइड करनी है। इसलिए आपने हेपरिन इस्तेमाल कर ली एंटीकोलॉटिंग के तौर पर, एंटीकोगुलेंट के तौर पर हम प्रेगनेंसी में हैपरिन इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि हम उसको वारफरिन इस्तेमाल करें। ये वारफरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, और हम वारफरिन क्यों इस्तेमाल करें भाई, ठीक है, वारफरिन के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, बट ये कि वारफरिन प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को जाके इफेक्ट नहीं करेंगे, जो कि वारफरिन करी और बच्चे के मेन उसके जो बोन और जो कार्टिलेज है उसको डिफेक्ट कर रही है, उसकी ऑप्टिक नर्व को डिफेक्ट कर रही है, उसके अंदर जाके हेमरेज करवा देगी, तो फिर खून पतला करती है ना ये ड्रग्स। तो बच्चे के तो आगे ब्रेन की सिंथेसिस हो रही है, स्पेसिस की कैविटीज की सिंथेसिस हो रही है, तो अगर हेमरेज हो गया उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा बच्चे। सो काइंडली एक चीज तो ये याद रखिएगा कि आपने हेपरिन इस्तेमाल करनी, ठीक है। इससे फिर मिलते जुलते और भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने हेमाटोलॉजी में भी डिस्कस किए थे, कि वारफरिन और हेपरिन के यूजेस कहाँ पर करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, किडनी फेलियर वाले पेशेंट में कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, हिपैटिक लीवर फेलियर वाले पेशेंट में कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये चीज आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आगे आती है, ये तो ऊपर से हमारी ड्रग, अब आते हैं कुछ सब्सटेंसेस। जैसे कि अगर फीमेल अल्कोहल का इस्तेमाल करेगी ना, तो उसके बच्चे को क्या होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये हम आगे पढ़ेंगे, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आपकी एमएलई का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएसए के अंदर बहुत सारे फीमेल फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बच्चों के अंदर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आता है। आपको स्टेप 1 में भी क्वेश्चन आएगा, स्टेप 2 के अंदर भी आएगा आपको। और अभी मतलब मुझे इतने ज्यादा फेशियल फीचर्स किसी सिंड्रोम के याद नहीं जितने मुझे फीटल अल्कोहल के हैं, क्योंकि यूवर्ड के अंदर भी क्वेश्चन बहुत है, एमबीएमई के अंदर भी क्वेश्चन बहुत है। स्मूथ फिल्ट्रम है, पल्पिब्रा फेशिया इसका छोटा है, इसका अपर लिप जो वर्मिलियन है वो इसका छोटा होता है, शॉर्ट वर्मिलियन, स्मूथ फिल्ट्रम। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, बिल्कुल इससे नेक्स्ट। अगर फीमेल इस्तेमाल करिए बच्चों कोकेन, ठीक है, जो कि हमने कहा था साइकेट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था कोकेन का, मैंने आपको बताया था कोकेन सब कुछ उड़ा देती है, टैकीकार्डिया का आंसर होती है, एपिस्टेक्सिस का आंसर होती है आपकी कोकेन। बट ट्रैटोजेनिक इफेक्ट के अंदर क्या है, प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ रेट, उसके बाद है जी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, और दूसरे पर क्या है, ये इतना कुछ क्यों करवा रही है, ये बच्चे की ग्रोथ को क्यों रोक रही है, क्योंकि देखो ना, ग्रोथ के लिए मेन चीज चाहिए होती है ब्लड सप्लाई।
लेट्स सपोज ये मेरा फीटस है। इस फीटस को मेन चीज क्या चाहिए होती है भाई? इसको ब्लड चाहिए। अब आपने क्या किया, कोकेन का इस्तेमाल करिए। कोकेन हमने क्या किया, ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, सब बच्चों को पता है, बहुत दफा पढ़ा हुआ है। कोकेन सी से याद रखना, ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। सो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये ब्लड के फ्लो को कम करेगी। ब्लड का फ्लो कम है तो भाई ना बच्चे की ग्रोथ होगी, ना लिम्स की ग्रोथ होगी, ना बच्चा बर्थ वेट गेन करेगा, ना उसकी जो बर्थ है वो भी टाइम से पहले हो जाएगी। प्री बर्थ डिलीवरी, लो बर्थ डिलीवरी, ग्रोथ मतलब कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुकी है। ये कोकेन के साइड इफेक्ट्स हैं। और रीजन क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब आ जाते हैं तंबाकू स्मोकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू स्मोकिंग में बच्चों ये सडन फीटल सिंड्रोम है, इसको याद रखना है सबसे पहले बात में। सडन इन्फेंट सिंड्रोम। फीटस तो माँ के पेट तक होता है, उसके बाद जब पैदा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। तो अगर बच्चा पैदा हुआ है, उसकी सडन डेथ हो जाए ना, जिसको हम सडन इन्फेंट सिंड्रोम या जिसको हम सीड्स कहते हैं, इसका मेन रीजन ये है कि मदर स्मोकिंग करती हो। और भी मैं आपको रीजन इसके बताऊंगा, बुर्गाडा सिंड्रोम, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे सडन डेथ के। बट अगर इन्फेंट की सडन डेथ हो रही है, कोई रीजन नहीं है, बिल्कुल सही पैदा हुआ है, ठीक है, उसका बिल्कुल जो मतलब उसका जो बर्थ स्कोर है वो भी नॉर्मल है, वो भी 8 to 9 या 10 है, लेकिन ना 2 से 4 या 5 दिन के बाद सडन डेथ हो गई उसकी। तो वो क्या है कि अगर मदर पूरी पूरी प्रेगनेंसी में वो स्मोकिंग करती है। सो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकती है, लीडिंग काज इन रिसोर्स रिच कंट्री, जिनके पास रिसोर्सेज हैं भाई वो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन सबसे मेन है सडन डेथ, इसका क्वेश्चन भी आपके यूवर्ड के अंदर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम आ सकता है। उसके बाद जी निकोटीन, क्योंकि स्मोकिंग में क्या है, निकोटीन, और निकोटीन भी क्या करती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। उसके बाद बच्चों क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इम्पेयर्स द ऑक्सीजन डिलीवरी। सो जो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बता रहा हूँ, ये चैप्टर है कि अगर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए ना, तो उसकी वजह से भी जो फीटस की ऑक्सीजन डिलीवरी वो कम होगी, तो मदर भी इफेक्ट होती है, बच्चा भी इफेक्ट होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं आग लग जाए ना, तो उसके अंदर जो डिलीवरी में फीटस है ना, उसकी मोस्ट ऑफ द केसेस डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे की ऑक्सीजन की डिलीवरी कम कर देती है। सो स्मोकिंग, सडन डेथ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, और उसके बाद लो बर्थ प्री टर्म, ये कॉमन ही होता है वैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, कोकेन का ना, कि ये तीन चीजें कॉमन है। लेकिन हमने खास ख्याल क्या रखना है, अल्कोहल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, कोकेन में हमने याद रखना है वैसोकंस्ट्रिक्शन, स्मोकिंग में हमने सडन फीटल इन्फेंट डेथ याद रखनी है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम याद रखना है। इसके अलावा मुझे कुछ अदर भी हैं। उसमें हमारे पास आता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल आयोडीन का जो लैक है वो कम या ज्यादा करती है, तो उसकी वजह से कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। क्या है कि अगर आयोडीन की कमी है, फीमेल आयोडीन का इंटेक नहीं करी, तो उसकी वजह से हर बच्चे में कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, तो उसका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ। अब दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये है ग्रेव्स सिंड्रोम या ग्रेव्स डिजीज है। अब ग्रेव्स डिजीज में बच्चों एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, हो सकता है ये बच्चे के जाके जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फॉर्मेशन को कम कर दें, उसकी डिस्ट्रक्शन कर दें। सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, चाहे वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है या ग्रेव डिजीज है ना, ये बच्चे के थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर बच्चे उसमें कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। अब एक इसका और भी कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ बच्चों में हाइपोथायराइड, ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, लेकिन उसकी जल्दी सिम्टम नहीं आती। कहते हैं कि 4 to 5 मंथ तक भी बच्चा जो है ना, उसको हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम नहीं आती, जिसमें थायराइड ग्लैंड नहीं भी होता, क्योंकि जो मदर है ना, मदर उसको T3 T4 प्रोवाइड करती है 4 to 5, मतलब इतना स्टोरेज बच्चे के अंदर होता है। और हाइपोथायराइडिज्म की जो ज्यादा सीवियर सिम्टम आती है वो 6 मंथ के बाद जाके आती है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये यूवर्ड का कॉन्सेप्ट है। आगे आते हैं मेटरनल डायबिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मदर डायबिटिक है, तो आपको पता है डायबिटिक मदर बहुत ज्यादा है, तो उनके बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? सबसे मेन आपने याद रखना है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स। पढ़ा है ना सीबीएस के अंदर हमने, अयोटा की जगह पर पल्मोनी, पल्मोनी की जगह पर अयोटा। बच्चा क्या है, बाय बर्थ साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करता है। एक होती है अर्ली साइनोसिस, एक होता है लेट साइनोसिस। इस बच्चे में अर्ली साइनोसिस होती है, ठीक है।
इसके बाद है कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम का क्या मतलब बच्चों, उस बॉडी, उस बच्चे की जो बॉडी है वो रिग्रेस होती है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, बच्चा छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो भाई डायबिटिक में अक्सर एक चीज कहता हूँ, डायबिटिक है ना, जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स है ना बच्चे के अंदर होंगे, वो हार्ट डिफेक्ट है, वो बच्चे के लिम्स डिफेक्ट हैं, वो बच्चे की बॉडी का साइज है, सब कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो गया, कार्डिक डिफेक्ट भी हो गया, मैक्रोसोमिया। बच्चों मैक्रोसोमिया का मतलब है इंक्रीज बॉडी साइज, और मतलब बच्चा जो था वो बड़ा होता है, मैंने रीजन भी बताया हुआ। ग्लूकोज ज्यादा मदर में होती है, बच्चे में ज्यादा जाती है ग्लूकोज, और वो बच्चे के ना ग्लूकोज जाके ना ज्यादा कैलोरीजेनेसिस करवाती है, बच्चे को ज्यादा एटीपी बनती है। जब बच्चे को ज्यादा एटीपी मिलती है तो उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ज्यादातर जो बच्चा पैदा होता है ना, ये मैक्रोसोमिया वाला, उसका वेट होता है 4.5 kg, या इवन तो इससे भी ज्यादा। नॉर्मल तो 3.0, 2.5, 3.5 इतना वेट होता है, लेकिन 4.5, 5.0 kg, ये ओवर वेट है, ये मैक्रोसोमिया वाले बच्चे। अब इतना बड़ा बच्चा, एक तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, मदर के अंदर हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है मदर के अंदर, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे के अंदर शोल्डर डिस्टोशिया, इस तरह की सिम्टम्स आ सकती हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा है। ठीक है, फिर इनके लिए फिर सी सेक्शन की तरफ आप लोग जाते हो। तो इसकी मैंने आपको टेक्निक्स भी बताई हुई हैं उसके अंदर। अगर बच्चे का साइज ज्यादा है, लेट्स सपोज 4.5 kg है, तो उसकी हमने डिलीवरी किस तरह करवाना है। ठीक है, पेल्विक रीजन को हमने ओपन करना था ज्यादा एंगल के साथ। नेक्स्ट आती है जी न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये आपके ना यूवर्ड का क्वेश्चन है, वो आपको बताएंगे मदर डायबिटिक है, बच्चा पैदा हुआ तो उसको कुछ दिनों बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ, हालांकि मदर तो डायबिटिक है, मदर में तो ज्यादा ग्लूकोज थी। बच्चों न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जरा याद रखिएगा, फिर ना कहना सर आपने बताया नहीं है, ये आपके यूवर्ड का क्वेश्चन है। रीजन देखो, जब तक तो बच्चा माँ के पेट के अंदर था, मदर डायबिटिक थी, मदर के ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज थी, बच्चे के ब्लड के अंदर भी ज्यादा ग्लूकोज जा रही थी। अब जब बच्चे के अंदर ज्यादा ग्लूकोज जा रही थी तो जो उसके पेंक्रियाज के बीटा सेल्स ना, वो ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। सो वो यूज्ड हो गया था कि जो आइलैट सेल्स हैं आपके, बीटा सेल्स, उनका हाइपरप्लेजिया हो गया, तो वो ज्यादा इंसुलिन को बना रहे थे। जब बच्चे की डिलीवरी हुई है, अब उतनी ग्लूकोज उसको प्लेसेंटा के जरिए नहीं मिल रही, बट उसकी इंसुलिन जो उसकी अपनी बॉडी बना रही है वो इंसुलिन ज्यादा है। वो इंसुलिन फिर क्या करती है, सारी ग्लूकोज को उठा के सेल्स में भेजती है, सर्कुलेशन में ग्लूकोज को कम कर देती है, इसलिए बच्चे को कुछ दिनों तक न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स आती हैं, जिनकी मदर डायबिटिक होती है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे पॉलीसाथीमिया, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स, और NRDS या RDS, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। आप देखो ना, मेजर मेजर जितने भी प्रॉब्लम थे वो हमारे पास डायबिटिक मदर के बच्चे के अंदर आपको नजर आए। वो हार्ट डिफेक्ट है, वो ब्रेन डिफेक्ट्स हैं, वो ब्लड डिफेक्ट्स हैं, वो रिस्पिरेटरी डिफेक्ट्स हैं, सारे आपको यहाँ पर नजर आए। ठीक है। इसके बाद अगर मदर इस्तेमाल करिए मेटरनल PKU, ठीक है जी, फिनाइल कीटोन यूरिया, अगर मदर को है ना, ये वाला डिसऑर्डर है, तो जो इसका बच्चा है उसके अंदर क्या होगा, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी, ग्रोथ नहीं होगी बच्चे की, उसका जो ब्रेन का साइज है वो भी कम होगा, उसकी जो IQ लेवल है वो भी कम होगा, और उसके अंदर आपको हार्ट डिफेक्ट्स भी आएंगे अगर मदर के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज है। ये इंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिनाइल, ये क्या नाम है उस इंजाइम का, बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसमें फिनाइल एलानिन ज्यादा हो जाती है। इसके बाद बच्चों अगर मदर मिथाइल मरकरी इस्तेमाल करे, तो मिथाइल मरकरी तो मैं डायरेक्ट कहता होता हूँ कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करती है। ठीक है, ये न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। आपको ऐसे मिथाइल मरकरी आती क्या है भाई, जो फिश खाते हो ना आप लोग, शार्क, स्वॉर्ड फिश, उसके बाद है जी टाइल फिश है या किंग मार्कर, ये डिफरेंट नाम से लिखे हुए हैं। तो अगर इन फिश का इस्तेमाल करोगे ना, तो मदर के अंदर डायरेक्टली न्यूरॉन्स डिफेक्ट हो सकते हैं। अक्सर कहते भी हैं कि ये मछली बड़ी खतरनाक है। सो खतरनाक इन द सेंस ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मिथाइल मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो न्यूरोटॉक्सिसिटी का आज करवाते हैं, वो न्यूरोटॉक्सिसिटी का आज करवाते हैं, याद रखिएगा। एक न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, एक होता है कि जो मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिफेक्ट करती है। हेमोटॉक्सिसिटी और शायद न्यूरोटॉक्सिसिटी, दो तरह की होती है। नेक्स्ट आते हैं जी एक्सरेज। अगर एक्सरेज का इस्तेमाल है, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल है, बार बार एक्सरे करवाए, जो कि मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ, सख्ती से मना करता हूँ कि प्रेग्नेंट फीमेल का रेडिएशन का एक्सपोजर कम करना आप लोगों को।
सो अगर बार बार फीमेल एक्सरे करवा रही है, इसलिए अल्ट्रासाउंड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ना, या सीटी स्कैन या एमआरआई करवा रही है, तो बच्चे के अंदर माइक्रोस्फेली, हेड का साइज छोटा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईक्यू कम होगा, एंड इफेक्ट्स मिनिमाइज बाय यूज ऑफ द लेड शील्डिंग। तो वो लेड की शील्ड पहना देते हैं, उससे इफेक्ट उसका कम होता है। बट स्टिल याद रखिएगा कि आपने एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से प्रेग्नेंट फीमेल को अवॉइड करना है। ज्यादा प्रेफर क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सो ये थे ट्रैटोजेनिक इफेक्ट बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है और मैंने काफी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। कुछ जो आपके रह गए इंशाल्लाह उनको हम यूवर्ड में कर लेंगे, बाकी कुछ रह गए तो आपकी वो ऑप्स गायनी के अंदर भी ये वाला टॉपिक है, ठीक है, वहां भी मेरे ख्याल में 2-4 एक्स्ट्रा लिखे हैं। सो जो इंपॉर्टेंट थे ज्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी हद तक कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फिटल है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थे, उसमें टेट्रासाइक्लिन है, मेथिमाजोल है, उसके बाद आप लोगों के अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लेंगे। आप लोगों ने कल ये याद करके आने, ये 2 टॉपिक्स मैं आपको बार बार कहता हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। काइंडली सिर्फ मुझे 15 से 20 दिन फोकस के साथ दो, आपके नॉलेज में बहुत इन्हेंसमेंट होगी, ठीक है। बाकी आपको मिलते हैं एनआरई वाली क्लास के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।